हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री। इस सेशन में हम लोग जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का सेशन आप लोगों को 69th बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार एसआई और सारे वनडे एग्जाम के लिए काफी उपयोगी हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चली थी? दिल्ली आगरा के बीच 1854 ईस्वी में। गलत है। बॉम्बे टू पूना 1853, ये भी गलत है। बॉम्बे टू थाने 1853, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण हुआ है वह बॉम्बे और थाने के बीच हुआ है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये हुआ है बॉम्बे टू थाने। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? यहाँ पे कंपनी का नाम पूछा जा रहा है कि भारत में किस कंपनी ने सर्वप्रथम जो है वह रेल सेवा प्रारंभ की है। ईस्टर्न रेलवे, ये नहीं है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, मद्रास रेलवे और अवध तिरहुत रेलवे। मद्रास रेलवे भी नहीं है और अवध तिरहुत रेलवे भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? तो भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश जो है वह रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? तो ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक। आंसर हो जाएगा हमारा डी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि भारत में रेलवे की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो ये इस समाचार पत्र का नाम है सहचर। आंसर हो जाएगा ए। सहचर समाचार पत्र में कहा गया था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? तो सर्वप्रथम जो विदेशी पूंजी का निवेश है वह रेलवे में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुई तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रेल मार्ग विकास का प्रमुख उद्देश्य था कि कच्चे माल को गांवों से शहरों की ओर लाना और निर्मित माल को गांवों तक पहुंचाना। रेल का विकास का प्रमुख उद्देश्य यही था। तो इसमें देखते हैं, वाणिज्य एवं व्यापार की सुविधा प्रदान करना, यह बिल्कुल गलत है। कृषि वाले क्षेत्र को बाजार से जोड़ना, यह सही हो सकता है।
सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाना, ये भी गलत है। सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना, ये गलत है। सी जो है वह सही हो सकता है, किंतु इस चारों ऑप्शन में सबसे उपयुक्त हमारा बी है। तो आंसर हो जाएगा बी, कृषि वाले क्षेत्र को बाजार से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ है? तो सर्वप्रथम हुआ है वह बंबई से थाने हुआ है, और इसके बाद जो है वह कलकत्ता से रानीगंज हुआ है। तो बॉम्बे से थाने ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता टू रानीगंज। आंसर सी हमारा आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने किया है? तो रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम विलियम एकवर्थ के द्वारा किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए, और विलियम एकवर्थ समिति के आधार पे ही रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो यह बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में। आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? तो इसका नाम है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। आंसर हो जाएगा ए। सर्वप्रथम जो है 1867 ईस्वी में एक लेख जिसका नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद जो है वह 1901 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन इंडिया, इसमें इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इनके बाद ही कुछ इतिहासकार हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत दिए थे, जैसे कि आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं कि आगे चल के धन निष्कासन के सिद्धांत कौन कौन दिए हैं। तो धन निष्कासन के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जीबी जोशी, एमजी रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। इन लोगों ने भी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, किंतु सबसे पहले जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही है? ए ऑप्शन है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश के हित में किया जा रहा था। यह भी सही है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को
निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यह भी सही है। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे, यह बिल्कुल गलत है। और बी है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जा रहा था। तो ये भी सही है, किंतु यह धन निष्कासन के सिद्धांत में के अनुसार सही नहीं है। ए और बी दोनों सही है, किंतु बी जो है वह धन निष्कासन के सिद्धांत के काफी करीब है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाह सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? ए ऑप्शन है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो ये है दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, दादा भाई नौरोजी। और यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में धन निष्कासन के सिद्धांत इनमें से धन निष्कासन के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन के हिसाब से यदि कूट में रहेगा तो आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी दोनों हो जाएंगे, और सुनील एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये तीनों हो जाएंगे। किंतु यहाँ पे एक ही ऑप्शन खोजना है जो सटीक हो, तो उस हिसाब से हमारा आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया? तो सर्वप्रथम प्रकट किए थे दादा भाई नौरोजी ने, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को किसने दिया? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को दिए हैं दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो यह है दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो ये किए थे आपको दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? फर्स्ट, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, यह गलत है। थर्ड नंबर है, उन्होंने सभी सामुदायिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक ए में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, ये करते थे। आरसी दत्त, ये भी करते थे। एमजी रानाडे, ये भी करते थे। सर सैयद अहमद खान, या नहीं करते थे? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया है? व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। इन चार पूंजीवाद के चरणों में इनमें से किसने विभक्त किया है? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त,
महादेव गोविंद रानडे और कार्ल मार्क्स। तो ये विभाजन जो है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों यथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया है? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे। तो इन 3 चरणों में जो विभक्त किया है, मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद में, ये किए हैं आर.सी. दत्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, आर.सी. दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। तो कथन ए को देखते हैं। कथन ए में कहा गया है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। यह बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन जो है वह प्रतिकूल था, न कि अनुकूल। अगर हम मध्यकालीन भारत में जाते हैं या फिर प्राचीन भारत में, तो उस प्राचीन भारत को छोड़ दिया जाए, मध्यकालीन भारत में आते हैं, तो मध्यकालीन भारत में जो है वह भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, और प्राचीन काल में भी व्यापार संतुलन अनुकूल ही था। और कथन आर को देखते हैं। कथन आर में कह रहा है कि धन की निकासी का प्रतिरूप अप्रतिफलित निर्यात था। यह बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी राज्य के समय भारत के आर्थिक पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। भारतीयों में योग्यता और तकनीकी कुशलता की कमी थी। यह बिल्कुल सही है। सेकंड है, सामुद्रिक शक्ति के अभाव के कारण पार समुद्रिक बाजार नहीं प्राप्त होना। यह जो है गलत है, क्योंकि सामुद्रिक व्यापार जो था वह मध्यकाल से ही, मध्यकाल या कहे कि आरंभिक मध्यकाल से ही चला आ रहा है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है, दुर्बल श्रेणी के संगठन के कारण देशी उद्योग का असुरक्षित रहना। यह बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है, भारत में औद्योगिक उद्यमियों के वर्ग का नहीं होना। यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कारण सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है। कुटीर उद्योगों का पतन, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिश औद्योगिक नीति में कुटीर उद्योग का पतन हो गया था। कृषि की दुर्दशा, यह भी सही है। कृषक जो है तबाह और बर्बाद हो गए थे। भारतीय सैनिकों का विद्रोह और रेल का विस्तार भी हुआ था। आर्थिक नीति का ही प्रभाव था रेल का विस्तार, किंतु सैनिक विद्रोह जो है वह आर्थिक नीति का प्रभाव नहीं था। यह सारा मिला जुला था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, इन सारे कारणों का मिला जुला रूप था भारतीय सैनिकों का विद्रोह। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, भारतीय कुटीर उद्योग को हानि हुई, भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया। यह तीनों सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है। किसानों में बढ़ती हुई गरीबी, यह भू राजस्व नीति का परिणाम था। तो किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार, यह भी सही है। भू राजस्व नीति में जो है वह किसानों पर अत्यधिक कर बढ़ा दिया गया था, और यही वजह है कि किसानों की गरीबी बढ़ी थी। जमींदारों का विस्तार, यह भी सही है, जमींदार का विस्तार हुआ था। हस्तशिल्प उद्योगों का नाश, यह गलत है, क्योंकि हस्तशिल्प उद्योगों का नाश जो है वह आर्थिक परिणाम था, न कि भू राजस्व नीति का परिणाम।
तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे, अभी जस्ट किए हैं, और आरसी दत्त। ये तीनों जो थे वह भारतीय उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, जो कि डी ऑप्शन में है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ही बोले थे कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड के धन निष्कासन किसके बाद प्रारंभ हुआ? अस्थाई बंदोबस्त के बाद, दीवानी प्रदान करने के बाद, मीर कासिम के हटाने के बाद, मैसूर विजय के बाद। तो भारत से इंग्लैंड के लिए धन निष्कासन का जो दौर शुरू हुआ है वह हुआ है भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को जब 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। उसके बाद ही धन निष्कासन शुरू हुआ। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, दीवानी प्रदान करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक का लेखक कौन था? तो आर्थिक इतिहास पर जो पहला पुस्तक लिखा गया है वो लिखा गया है आपको रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटले आयोग का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है, और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण। यह बिल्कुल गलत है। सेकंड है, श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों की सिफारिशें प्रस्तुत करना। यह सही है। भारत में वित्तीय सुधारों के लिए योजना को तैयार करना, यह भी गलत है। और भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए विस्तृत पद्धति का विकास करना, यह भी गलत है। व्हिटले कमीशन जो है वह श्रमिकों की दशा से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है? तो व्हिटले कमीशन का जो संबंध है वह श्रम से है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको स्ट्रेची आयोग। आंसर हो जाएगा सी। दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण जो है वह स्ट्रेची आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसके आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव, यह सही है। विदेशी पूंजी की कमी, ये गलत है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये भी गलत है। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, भारी उद्योगों का अभाव। क्योंकि भारी उद्योग जो है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग विकसित होते हैं। एक भारी उद्योग के अगल बगल में कई छोटे छोटे उद्योग विकसित होते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारी उद्योग का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में बंगाल में ये वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? उत्पादन की उत्पादकता में कमी, यह बिल्कुल गलत है। कच्चे माल की उपलब्धता, यह भी गलत है, क्योंकि भारत में कच्चा माल तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और उत्पादन की गुणवत्ता भी अच्छी थी। सी ऑप्शन है, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, यह बिल्कुल सही है। कारीगरों की उपलब्धता, यह भी गलत है, क्योंकि भारत में बहुत सारे कारीगर थे जो ब्रिटिश आर्थिक नीति में तबाह और बर्बाद हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। और यही वजह है कि जब
भारतीय वस्तु पर उच्च तटकर लगाया जाता था, तो भारतीय वस्तु जो है वह महंगी हो जाती थी और विदेशी बाजार में नहीं बिकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हथकरघा उद्योग पर अंग्रेजों द्वारा पहला गंभीर प्रहार क्या था? करघों पर शुल्क लगाया जाना, बुनकरों को निर्देशित मूल्य पर उनकी वस्तु बेचने के लिए बाध्य होना, कच्चे कपास के निर्यात के कारण कपास की कमी होना, नील और अफीम जैसे नकदी फसलों का कपास उत्पादन क्षेत्र में प्रविष्ट होना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बुनकरों का निर्देशित मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने के लिए बाध्य होना। अंग्रेज व्यापारी जो थे वह भारतीय बुनकर से एक निश्चित मूल्य पर वस्तु खरीदते थे, जो कि काफी कम मूल्य पर खरीदते थे। अंग्रेजी व्यापारी जो थे वह भारतीय बुनकरों को अपना सामान सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य करते थे। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कपड़ा मिल बंबई में किस वर्ष खोली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1881 में वन का फैक्ट्री एक्ट निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया था। मतलब कि 1881 का फैक्ट्री एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? ए, किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना, यह बिल्कुल सही है। श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना, यह गलत है। औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना, यह भी गलत है। और महिला कर्मियों के काम के घंटे को कम करना, यह भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो यह था आपका बाल मजदूर से संबंधित। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये किए हैं आपको एनएम लोखंडे ने। आंसर हो जाएगा ए। कब किए हैं? तो ये किए हैं 1884 ईस्वी में। ये जो बम्बई मिल लैंड्स एसोसिएशन जो है, इनको भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली व्यापक हड़ताल कब हुई है? तो पहली व्यापक हड़ताल 1919 ईस्वी में हुआ है, रॉलेट एक्ट के समय में। आंसर हो जाएगा सी। 1919 में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में बंबई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? तिलक की गिरफ्तारी, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, सुभाष चंद्र का भारत से भाग जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है ए, तिलक की गिरफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? तो प्रथम ट्रेड अधिनियम जो पारित हुआ है वह हुआ है 1826 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, यह बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, यह भी सही है। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का आपूर्ति करता था, यह भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, यह गलत है। आंसर हो जाएगा इसीलिए हमारा सी। नहीं पूछा जा रहा है तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था? चाय, अफीम, कॉफी और सोडा। चाय, कॉफी, अफीम और सोडा, ये चारों वस्तुओं का उत्पादन भारत में होता था।
तो इनमें से हमारा कोई आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा ए, बिहार में अफीम और सोडा का उत्पादन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? तो ये था आपको बंगाल से पूछा जा रहा है, इसीलिए सोडा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। उस समय जो है 18वीं शताब्दी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत था, बंगाल प्रांत कहलाता था वो। तो बिहार से सोडा और अफीम का निर्यात होता था, कच्चा रेशम और चीनी ये बंगाल से इसका निर्यात होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो तांबे और पीतल उद्योग के लिए बनारस, पूना और नासिक प्रसिद्ध था, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो आरंभ में जो यूरोपीय व्यापारी थे उसकी रुचि मसाले में थी, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? आबकारी राजस्व, अफीम राजस्व, भू राजस्व और आयात शुल्क। तो 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन था भू राजस्व। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो अंग्रेज जो है भारत से ब्रिटेन जो है, यह ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन जो है वह कपास का निर्यात करते थे। भारत से जो है कपास का निर्यात ब्रिटेन होता था और ब्रिटेन में जो वस्त्र बनता था उसका आयात पुनः भारत में किया जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? जूट उद्योग, खनन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। यह वस्त्र है, सूती वस्त्र उद्योग। तो भारतीय व्यापार पूंजीपतियों के हाथ में जो था वह सूती वस्त्र उद्योग था। आंसर हो जाएगा डी, जूट, खनन और लौह इस्पात अंग्रेजों के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? तो वस्त्र उद्योग। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण क्या था? भूमि जोत का विखंडन, बिल्कुल सही है। कुटीर उद्योग का पतन, ये भी सही है। सिंचाई सुविधाओं के विकास का अभाव, ये भी सही है। नकदी फसलों का चलन, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, जो कि डी ऑप्शन में है। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल से अंग्रेज निर्यात करते थे। बंगाल से अंग्रेज क्या निर्यात करते थे? चीनी, नमक और रेशम, ये तीनों वस्तुओं का निर्यात बंगाल से होता था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तु प्रमुख थी? सूती वस्त्र, अफीम, मसाले और चीनी। तो सूती वस्त्र। आंसर हो जाएगा ए, 17वीं शताब्दी बोला जा रहा है, तो सूती वस्त्र हो जाएगा। आरंभ में मसाले का निर्यात करते थे, किंतु आगे चल के सूती वस्त्र का निर्यात करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य में भारत में भयानक गरीबी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है। कृषि उत्पादन और देसी उद्योगों का क्षरण, यह बिल्कुल सही है। भारत में विदेशी पूंजी का लगना, यह गलत है। भारत में विदेशी पूंजी बस रेलवे, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में लगा, तो इसलिए बी गलत हो जाएगा।
और सी ऑप्शन है आधुनिक उद्योगों का पर्याप्त विकास, ये भी सही है। और यही वजह है कि उद्योगों में इन तीनों को के अलावा उद्योग वगैरह में ब्रिटिश पूंजी नहीं लगाया गया, और यही वजह है कि आधुनिक उद्योग का अपर्याप्त विकास हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है ऊंची कर दरें, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, भारत में विदेशी पूंजी का लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, गलत। सिंचाई के उन्नत साधन को सुलभ कराने में उदासीनता होना, यह भी गलत है। कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंधन करने में असफल होना, यह भी गलत है। ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग का अधिक भूमि कर लगाना, यह बिल्कुल सही है। कृषक वर्ग की निर्धनता का मुख्य कारण था कि कृषकों पर अत्यधिक कर लगाया गया। कर का बोझ इतना ज्यादा था कि वह कर चुका नहीं पाते थे, और कर चुकाने के लिए कृषक वर्ग जो है वह सूदखोर महाजनों से ब्याज पर धन लेते थे। और धीरे धीरे वह जो है वह इस ब्याज के चक्र में फंसते चले गए। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच व्यापारी निम्न में क्या भारत से खरीदकर मसाले के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवादी में अवरोध आया, यह सही है। औबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, यह गलत है। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा, यह भी सही है। रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था, यह भी सही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं, सही नहीं है, वह है बी। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं कि दस्तक क्या होता था। दस्तक जो होता था वह था शुल्क मुक्त व्यापार। जिसको दस्तक मिल जाता था वह पूरे राज्य में शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? तो भारत में सबसे पहले जिस उद्योग का विकास हुआ वह था जूट उद्योग, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश राज्यकाल में महाजनी वर्ग के विकास का क्या प्रमुख कारण था? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की बर्बादी, गलत है। लोगों का खर्चीला स्वभाव, यह भी गलत है। किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग, यह बिल्कुल सही है। कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता, यह भी गलत है। किसानों पर कर का बोझ काफी अधिक था, इसी के वजह से जो है किसान सूद पर जो है वह धन लेते थे, और धीरे धीरे वह ऋणग्रस्त होते चले गए। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? भू राजस्व था, नमक एवं अफीम व्यापार का एकाधिकार, ये भी था, माल भाड़ा,
ये नहीं था। रूपांतरण ऋण पत्र, ये भी नहीं था। और शायर में आता था सीमा शुल्क, पथकर और उत्पादन शुल्क, ये भी था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में अकाल का कारण क्या था? पर्याप्त वर्षा का न होना, भूमि का क्षरण, सरकार द्वारा वस्तुओं का न भेजना। आंसर हो जाएगा सी, सरकार द्वारा वस्तुओं का न भेजना। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु भारत में भारतीय कारीगर बनाते थे, उस पर अत्यधिक कर लगा दिया जाता था, जिसके वजह से भारतीय कारीगर की वस्तुएं महंगी हो जाती थी और वह विदेशी बाजारों में नहीं बिकते थे। और यही वजह है कि धीरे धीरे कारीगर जो है वह तबाह एवं बर्बाद होते चले गए और उन्होंने वस्तुएं बनाना बंद कर दिया, और इसके वजह से कृषि पर इसका बोझ बढ़ा। कृषि पर बोझ बढ़ा और कृषि पर बोझ बढ़ने से एवं भू राजस्व जो है अत्यधिक होने से बंगाल में अकाल की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था? तो भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ थी? तो प्रथम वाणिज्यिक बैंक जो था वह कलकत्ता में था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को प्रथमतः कैसे प्रभावित किया? गुजरात और कालीकट को जहाजों के निर्माण व सशस्त्र नौकाओं के संचालन से रोककर। यह गलत है। मालाबार तट पर बंदरगाहों के बीच व्यापार और भारतीय तटों से फारसी तटों के बीच व्यापार का एकाधिकार स्थापित कर। यह भी गलत है। उपर्युक्त ए और बी दोनों प्रकार से ये गलत है। डी है, अरबों को निष्कासित कर भारत की स्थानीय शक्तियों को घोड़ों के निर्यात के दामों को निर्देशित कर। यह बिल्कुल सही है। जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली से पहले भारत में अरबों का व्यापार पर आधिपत्य था। जब पुर्तगाली आए तो अरबों से इनकी युद्ध हुई, जिसमें अरब पराजित हो गए और यहाँ से उनका व्यापार समाप्त हो गया। तो इस प्रकार जो है अरबपतियों ने पुर्तगालियों को निष्कासित कर भारत के स्थानीय शक्तियों को घोड़ों के निर्यात के दामों को निर्देशित कर जो है वह व्यापार एवं उद्योग को प्रभावित किया। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण यूएसएसआर ने सहायता की। तो भिलाई के इस्पात संयंत्र के निर्माण में यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ, सोवियत रूस, भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में सोवियत रूस ने सहायता प्रदान की। यह बिल्कुल सही है। बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में अंग्रेजों ने सहायता की। यह गलत है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह जर्मनी के सहयोग से लगा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो ये थे आपको M.R. जायकर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे।
BK राव, KT शाह, M विश्वेश्वरैया, मेघनाथ शाह। ऑप्शन हो जाएगा सी, M विश्वेश्वरैया। M विश्वेश्वरैया जो थे वो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय। आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज की आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? ए ऑप्शन है, जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। यह भी बिल्कुल सही है। मुक्त व्यापार की नीति, यह गलत है। मुक्त व्यापार की नीति नहीं थी, बल्कि क्लोज व्यापार नीति थी। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और व्यापार नहीं कर सकता था, तो इसीलिए सी हमारा गलत हो जाएगा। भारतीय व्यापारियों का किसी तरीके से उपयोगिता से निष्कासन, यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो सी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल दीक्षा एस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।